नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया और कसम संविधान की में आपका स्वागत है। श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया। श्रीनगर में आज राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के समापन के दौरान बीजेपी से लेकर संघ पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने अपनी दादी और पिता का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने हिंसा को करीब से महसूस किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें कहा गया था कि टी शर्ट में वो कश्मीर की यात्रा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कश्मीर के लोगों ने उन्हें ग्रेनेड नहीं बल्कि प्यार दिया। और जिस तरह से वो 4080 किलोमीटर की यात्रा में चले हैं, बीजेपी के लोग नहीं चल पाएंगे क्योंकि वे डरते हैं। राहुल गांधी ने यात्रा के समापन पर अपने लक्ष्य और कारण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 4080 किलोमीटर की यात्रा में उन्हें क्या मिला, लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जो कुछ भी हासिल करना चाहते थे, क्या वो उन्हें मिला? क्या भारत जोड़ो यात्रा में वो जितना जोड़ना चाहते थे उतने लोग जुड़े, उतना जोड़ पाए? इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह कि भारत जोड़ो यात्रा की समापन यात्रा पर कांग्रेस ने 23 दलों को न्योता दिया, लेकिन आधे से कम दल ही वहां पहुंचे। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अपनी यात्रा से राहुल गांधी विपक्ष को जोड़ पाएंगे और क्या यात्रा वाला ये दांव 2024 में कांग्रेस को चुनावी जीत दिलवाएगा, यानी वोट दिलवा पाएगा? आज बड़ी बहस इसलिए हो रही है, हम आपको बता दें, कारण बता दें, समझा दें, क्योंकि ये हमारे टॉकिंग पॉइंट्स होंगे, चर्चा का मुद्दा। राहुल गांधी ने यात्रा के जरिए ध्यान तो खींचा, लेकिन क्या वोट खींच पाएंगे? क्योंकि छवि तो चमकी राहुल गांधी की, लेकिन क्या इस निरंतरता को, यानी कंटिन्यूटी को वो बना पाएंगे? क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, उसको एक हद तक उन्होंने इस यात्रा में धो दिया है। सवाल है 2024 में विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा बन पाएंगे राहुल गांधी? क्योंकि 23 पार्टियों को श्रीनगर का बुलावा भेजा, लेकिन आधे दल ही जुड़े। क्योंकि नफरत के खिलाफ राहुल की मोहब्बत वाली दुकान चल पाएगी क्या? हर एक पहलू पर गौर करेंगे, हर एक पहलू पर बात करेंगे, हर एक पहलू पर सार्थक बहस। लेकिन सबसे पहले आज का अपडेट। बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। इस यात्रा ने ये साबित किया है कि हाँ, इस मुल्क में वो है जो बीजेपी को छोड़ के एक नई सियासत चाहते हैं, एक अलग सोच चाहते हैं। भारत जोड़ने वाले नहीं, भारत तोड़ने वाले ज्यादा दिखे। जगह जगह पर वो लोग इसमें शामिल हो जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किसी न किसी रूप में किया हो। गांधी जी ने भी कहा था कि मुझे जम्मू कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आई, और आज पूरे मुल्क को राहुल गांधी से रोशनी की किरण नजर आ रही है। इतने नफरती जहर बुझे सामानों को लेकर ये कौन सी मोहब्बत की दुकान वो श्रीमान सजा रहे थे, ये कोई भी समझ सकता है। आज जो राजनीति देश में चल रही है, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। ये कहना कि ऑपोजिशन बिखरी हुई है तो ये सही नहीं है। जरूर ऑपोजिशन में डिफरेंसेस हैं, बट ऑपोजिशन एक साथ लड़ेगी, एक साथ खड़ी होगी। विचारधारा की लड़ाई है, जो एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं और दूसरी तरफ नॉन आरएसएस बीजेपी की फोर्सेस हैं। ये बहुत बड़ी यात्रा हमने शुरू कर दी है और ये यात्रा पूरी होके रहेगी। उनकी जो विचारधारा है उसको हम सिर्फ हराएंगे नहीं, मगर उस विचारधारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे। तो राहुल गांधी पर उनके राजनीतिक विरोधी सबसे बड़ा यह आरोप लगाते थे कि राहुल गांधी तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, शूट एंड रन, यानी किसी मुद्दे को उठाते हैं फिर चले जाते हैं या गायब हो जाते हैं। क्या राहुल गांधी ने इस परसेप्शन को पूरी तरह से तोड़ दिया? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विपक्षी दलों को जोड़ पाएगी? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को वोट मिलेंगे? क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम परीक्षा चुनावों के अंदर ही होती है। सीधे
इसी पर बात करेंगे। ये 3 हमारे बड़े मुद्दे होंगे चर्चा के, लेकिन सबसे पहले आपको आज के मेहमानों से मिलवा देते हैं। मेरे साथ है राजीव जेटली, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उदित राज जी, नेता है कांग्रेस के और साथ ही साथ वरिष्ठ नेता हैं और बड़े जाना माना नाम है कांग्रेस का। संगीत रागे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही साथ जो है एक विचारक है, एक प्रोफेसर भी है। राजीव रंजन जी राष्ट्रीय सचिव जेडीयू के और राष्ट्रीय प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड की, एक ऐसी पार्टी जो सहयोगी पार्टी है जो कांग्रेस की है इस वक्त। और अजीज खान, प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मेरे साथ हैं। AK वाजपेयी जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी मेरे साथ जुड़े हैं, वाजपेयी जी के समर्थक हैं, माफ कीजिएगा NDA के समर्थक हैं। और वाजपेयी जी जो है लोक जनशक्ति पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले उदित राज जी, आपकी अनुमति से राजीव जी से सवाल पूछूंगा। राजीव जी, मुझे एक बात बताइए, बीजेपी ने 9 साल तक यही कहा कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। वो आते हैं, मुद्दा उठाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इन 134 दिनों में उस छवि को तोड़ा है। क्या बीजेपी इस बात को मानेगी? मुझे लगता है राहुल गांधी अगर इस तरीके की राजनीति ना करते, यात्रा ना करते, तो शायद उनका कम नुकसान होता। और जहां पर एक भ्रम बना हुआ था कि नेतृत्व विपक्ष का राहुल गांधी जी के पास है, वो भ्रम बना रहता और इनकी पार्टी का कार्डर उनके साथ खड़ा रहता और उनको लगता कि हमारी पार्टी के हमारे जो नेता हैं उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है, बड़ा शीर्ष कद है उनका। लेकिन जिस तरीके से यात्रा निकाली गई, यात्रा के बाद और आपने देखा विपक्षी दलों को, रीजनल पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की, कोई सी व्यक्ति ने इनकी यात्रा में अपनी भागीदारी नहीं दी। तो ये अपने आप में इन्होंने दर्शा दिया कि ये मेरा नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि लंबी पदयात्रा पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की छवि धोई उसी पे आ रहा हूं मैं उसी पे आ रहा हूं जिसे आप कह रहे हैं पार्ट टाइम पॉलिटिक्स। अगर वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स होती तभी तो इनका भ्रम बना रहता, क्योंकि इन्होंने फुल टाइम पॉलिटिक्स कर दी और फुल टाइम पॉलिटिक्स में इनको अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा लग गया कि मेरे बुलावे पर अगर कोई प्रदेश की राजनीतिक पार्टी भी नहीं आ रही है और उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमारा नेतृत्व भी उतना ही बड़ा है जितना राहुल गांधी जी हैं, तो मतलब लोग अपने आप को उनके पैरेलल मानते हैं और पैरेलल मानने की वजहों से इनकी यात्रा का फल इन्हें नहीं मिल पाया। दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं आप, तो केरला से उठाकर देखिए दीपक जी, केरला से उठा करके देखिए, केरला में भी चुन चुनकर उन लोगों से मिला गया जिन्होंने हमेशा भारत को गाली दी। इन्होंने जब केरला के अंदर जाकर फादर जॉर्ज पुनिया से मिले, वो पहली बार हिंदुओं को गाली देते हुए नजर आए, भारत को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद फादर जॉर्ज जो है वहां पर फादर जोसेफ जिनके दोनों हाथ कटे, उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई इन्होंने। तमिलनाडु पहुंचे तो जिन्होंने कहा मुझे अलग पृथक तमिल चाहिए, तमिलनाडु चाहिए, उनसे मिले। जो जोड़ने वाले लोग थे उनसे नहीं मिल पाए। यात्रा में आगे पहुंचते हैं, आप देखिए आगे पहुंचने के बाद उन लोगों को अपने साथ लेकर के चलते हैं जो गुजरात की विकास में बाधा बनती है, मेघा पाटेकर जी, या जिन लोगों ने टुकड़े टुकड़े गैंग के नेतृत्व किया, वो यात्रा में इनके साथ चल रहे थे। ठीक है, उन बातों को भी छोड़ता हूं मैं। अब ये सोचिए, राहुल गांधी जी क्या कश्मीर में खड़े होकर कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मेरी यात्रा अगर ऐसा ना हुआ होता तो अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाती। ये तो मेरे नाना जी ने इस देश के टुकड़े कर दिए, इसलिए मुझे कश्मीर तक सीमित होना पड़ा, नहीं तो मैं इसको लाहौर से होते हुए इस्लामाबाद होते हुए आगे भी जा सकता था। ये हमारे परिवार ने इस देश को तोड़ा, इस वजहों से मुझे कश्मीर तक सीमित होना पड़ा। ठीक है, और ये वो कश्मीर, अगर ये कश्मीर में यात्रा अपनी सरकार के अंदर करते तो ये भारत का अभिन्न अंग ना होता। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भारत का अभिन्न अंग बनाया कश्मीर को, तो राहुल गांधी जी वहां कॉन्फिडेंस के साथ खड़े, विश्वास के साथ कि मेरे देश के अंदर मैं खड़ा होने लायक हो चुका हूं। ठीक है, मैं सीधे उदित राज जी के पास चलता हूं। तो बहुत वक्त है राजीव भाई, हमारे पास सब मुद्दों को उठाने का मौका आपको मिलेगा और सभी को मिलेगा। मैं सीधे उदित राज जी के पास चलता हूं। उदित राज जी, मेरा सीधा सवाल, वो कह रहे हैं कि इसके बाद तो राहुल गांधी एक्सपोज हो गए क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी आई नहीं। चलिए उस सवाल को भी हम छोड़ भी दें, उस पर हम आगे बात करें। तो सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि भाई जिस परिवार ने भारत तोड़ा, उनका सबसे बड़ा तो आरोप तो यही है ना कि लाहौर तक जाती, अफगानिस्तान की सीमा तक जाती। जिस परिवार ने भारत तोड़ा 1947 में, वो अब भारत जोड़ने की बात कर रहा है। उदित राज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? करवा दीजिए।
पता नहीं, ऐसे ही। ठीक है, मैं यही सवाल अजीज खान जी से लेता हूं। अजीज खान जी बताइए, आरोप बीजेपी का यह है कि जिस परिवार ने भारत तोड़ा वही परिवार अब भारत जोड़ने की यात्रा कर रहा है। क्या आप इस आरोप को इस वक्त उचित मानते हैं या प्रासंगिक मानते हैं? देखिए दीपक जी, एक बात समझ लें, इको आ रहा, प्लीज पीसीआर ठीक कर दें। मैं ठीक करवा देता हूं, ठीक कर दीजिए भाई। पहली बात, भारत किसने तोड़ा, किसने जोड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये एक अलग इशू है, वो एक बड़ा मुद्दा है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के जो हालात हैं, इस मुल्क के जो हालात हैं, वो मेरे ख्याल से आप भी बेहतर जानते हैं, देश के बड़े पत्रकार हैं, कि भाई को भाई से जुदा करने का प्रयास किया जा रहा है। नफरत का माहौल गर्म है, जहर घोला जा रहा है पड़ोसियों में। तो आखिर सवाल इस बात का है कि जो भारत इतना मुत्तहिद था, इसमें एक मोहब्बत रही है, उस मोहब्बत में जहर कौन घोल रहा है, ये मेरे ख्याल से किसी से छिपा नहीं है। आज बीजेपी वोट के लालच में, सत्ता के लालच में आज ऐसी हरकत करने के लिए मजबूर है, और कहीं ना कहीं इस बात को देश की जनता भी समझ रही है। सवाल इस बात का है कि इस मुल्क में आज उस मुद्दों पर बहस नहीं होता है जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, या तमाम तरीके के मुद्दे, बहुत ही अहम मुद्दे हैं। लेकिन उस पर बहस होने के बजाय तमाम ऐसे मुद्दे लगातार बीजेपी उभारती है जिन मुद्दों की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए मैं मान लेता हूं राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ने निकले हैं, उन्होंने कहा कि मैं नफरत को खत्म करने के लिए मोहब्बत की दुकान लगा रहा हूं, तो इसमें क्या बुराई है? अगर कोई शख्स मोहब्बत की बात अगर इसमें कोई बुराई नहीं है तो आपकी पार्टी क्यों नहीं जुड़ी? आज चले जाते हैं आप भी श्रीनगर। राहुल गांधी जी जब यूपी में आए तब आपको बुलाया था, तब भी चले जाते, क्या दिक्कत थी? देखिए हमने कहा जो भी मोहब्बत अजीज खान जी, नफरत के बीच में मोहब्बत की दुकान तो आपकी पार्टी को पसंद नहीं आई। जो नफरत करेगा, सुनिए ना दीपक जी, जो नफरत करेगा हम उसके खिलाफत में रहेंगे। रही बात कश्मीर जाने से सारे मसले नहीं हल हो जाएंगे ना, ये हमारी अपनी पार्टी की रणनीति है। अरे राहुल गांधी के साथ खड़े होने के लिए चले जाते ना सर। हमें क्या करना आपने है? खुद का नफरत है, मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली है, तो आप राहुल गांधी के साथ खड़े होने के लिए चले जाते। कश्मीर को हल करने की बात कोई एक्सपेक्ट करता ही नहीं एक रीजनल पार्टी से। दीपक जी सुनिए ना, खड़े होने से नफरत नहीं खत्म होगा जब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी, और वो सामाजिक समरसता सिर्फ समाजवादी पार्टी ला सकती है और कोई नहीं ला सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा लोगों को जोड़ने में यकीन रखती है। इस बात मतलब राहुल गांधी ने लोगों को नहीं जोड़ा इस यात्रा में, राहुल गांधी ने लोगों को नहीं जोड़ा। और राहुल गांधी से पहले या कांग्रेस से पहले अगर कोई पार्टी लोगों को जोड़ती है तो समाजवादी पार्टी है। सर देखिए दीपक जी, एक बात समझिए, राहुल गांधी, अरे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मुझे समझना कुछ नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए अजीत जी। सर इसका मतलब यह हुआ कि जो पार्टी लोगों को सबसे बढ़िया तरीके से जोड़ती है वो समाजवादी पार्टी है। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी नहीं, आप ये कह रहे हैं, आपका स्टेटमेंट है। अरे भाई सुन तो लीजिए मेरी बात। अरे सुनिए सर, मैंने कहा हर शख्स की, इस मुल्क के हर शख्स की जिम्मेदारी है कि हर शख्स को जोड़े और मोहब्बत की दुकान लगाए। अगर माननीय राहुल गांधी जी इस काम को कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी भी यही काम कर रही है। हम सारे लोग एक काम कर रहे हैं, एक ही पैगाम दे रहे हैं कि आइए भारतवासी, हम एक हैं और हमेशा एक रहेंगे, और ऐसी स्थिति में हम मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। कुछ चंद फिरका तो एक ही होने की तो बात कर रहा था ना, चले जाते राहुल जी के साथ। अजीज खान जी, मेरे बड़े भाई, चले जाते राहुल जी के साथ, एक हो जाते आप दोनों। सर राहुल गांधी नफरत के बीच मोहब्बत और चलती होगा। सुनिए ना सर, राहुल गांधी जी के साथ जाने से नफरत नहीं खत्म होगा। अच्छा, नफरत खत्म होगा बीजेपी को बेनकाब करने से। अच्छा ठीक है, बीजेपी बेनकाब होगी, लेकिन राहुल गांधी जी के साथ जाने से नफरत नहीं खत्म होगा। संगीत रागी जी क्या कहेंगे? और दूसरी बात, आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप ही के ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हुए हैं, या आप वाली विचारधारा के ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ है, लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की छवि से निकल गए हैं, ये मानेंगे आप संगीत रागी जी? मैंने यही सवाल राजीव जी से भी पूछा था। नहीं, देखिए, आप नारे बेशक आप लेकर के चलें भारत जोड़ने का, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपकी इसकी परिणति क्या हुई, आपने किन किन मुद्दों को उठाया, क्या भारत जोड़ने के मुद्दों को उठाया या भारत तोड़ने वालों के साथ आप काम किए, या तोड़ने वाले मुद्दे उठाए आपने? देखिए, समाजवादी पार्टी कह रही थी, इन्हीं के एक सांसद थे जो कहते थे तालिबान का अभ्युदय जो है वो इस्लाम का अभ्युदय है। ये क्या भारत को जोड़ने की विचारधारा है? इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के नायक बन गए, जिन्होंने कहा नरेंद्र मोदी का गला काट करके लाया, बोटी बोटी काट करके लाया, और उस आदमी को कांग्रेस पार्टी ने जो है वो महासचिव की पदवी प्रदान किया और उत्तर प्रदेश का चुनावी इंचार्ज बनाया। ये क्या भारत जोड़ने वाली बात है?
इन्हीं के समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, चारों ओर से भटक करके आए हैं। रामचरितमानस पर कैसी घटिया घटिया बातें उन्होंने कही। क्या ये देश और समाज को, जिस तुलसीदास जी ने भारत को, पूरे समाज को उस एक इस्लामिक जिसको जिहाद की दुनिया में भारत के हिंदू समाज को एक साथ जोड़ करके रखा था भक्ति मूवमेंट से, उसके खिलाफ उन्होंने कैसी कैसी बातें कही। क्या ये भारत के पूरे समाज को जोड़ने वाली बातें थी? इस बातें छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात है क्या राहुल गांधी, इसके आगे क्या राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ा, ये देखने वाली बात होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक भीड़ चलती है और एक देखने के लिए लोग आते हैं, महत्वपूर्ण बात होती है कि जब तक आपकी एक विचारधारा नहीं है, उसका नेतृत्व नहीं है और संगठन नहीं है, ये तीन जब तक चीजें नहीं है, आप अपनी पार्टी को जब तक जोड़ नहीं लेंगे तब तक आप भारत को क्या जोड़ेंगे? भारत पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक है। रही बात कांग्रेस पार्टी के युवराज की, तो कल ये देखना आगे होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आगे बढ़ती है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का युवराज वही घिसे पिटे मुद्दों को लेकर के बाहर आए हैं पिछले 4000 किलोमीटर की यात्रा में, जो सारे मुद्दे पिट चुके हैं। आज के दिन में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली दीजिए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के युवाओं के, सारे समाज के वर्गों के, उसके हृदय में राज करता है। क्योंकि 70 साल के नकली सेकुलरिज्म को जो इनके नाना ने दिया था उसको देखा। ठीक है, बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। प्रोफेसर साहब बहुत वक्त है हमारे पास, सबको पर्याप्त टाइम मिलेगा। मैं सभी से यही कहता हूं और सबको बराबर मौका देता हूं। मैं उदित राज जी, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैंने अभी सवाल उठाया था, क्या राहुल जी की पार्ट टाइम पॉलिटिशियन वाली छवि अब खत्म हो गई? मैंने बीजेपी से सवाल पूछा था, उन्होंने कहा नहीं भाई, भारत जोड़ो तो वो कर रहे हैं जिनके परिवार ने 1947 में भारत तोड़ा था, यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया था। क्या ये सवाल आज के दिन प्रासंगिक है? देखिए, दो राष्ट्र की थियरी सावरकर ने दिया है, जिसको ये पूजा करते हैं, और जिन्ना ने सबसे पहले इन्हीं लोगों ने किया था। और गोलवलकर जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह तक पत्र लिखा था बंगाल में कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलनकारियों को दमन करो। और गोलवलकर जी ने लाखों लोगों को, आरएसएस ने लाखों लोगों को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कराया था। इनको क्या मतलब, देश से क्या मतलब, और आज़ादी से इनका क्या लेना देना? ये तो नफरत फैलाने वाले लोग हैं। दूसरी बात है, जो अहम सवाल है दीपक जी, जिस पर सभी लोगों ने अभी बोला कि सारे दल तो नहीं आए। देखिए, आज राहुल जी ने एक अच्छी बात कही कि देखिए, मैं केवल चुनाव के लिए ही नहीं कर रहा हूँ। जनता कांग्रेस से भी ऊपर है, बीजेपी से भी ऊपर है, और किसी दल से ऊपर है। 5-5 लाख, 1-1 लाख लोग, 2-2 लाख मैं खुद शामिल हूँ। भारत जोड़ो जनता के जोड़ने का भी बड़ा प्रश्न है। जनता जुड़ी, बहुत बड़ी बात है। अब अभी रागी जी मेरे दोस्त हैं, कह रहे हैं कि घिसे पिटे मुद्दे हैं, बहुत अच्छी बात है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाना घिसा पिटा मानते हैं। अपने आप कह दिया कि बेरोजगारी से इनका कोई लेना देना नहीं, महंगाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। मुख्य मुद्दा राहुल जी का, हम लोगों के तो यही है ना भाई, बेरोजगारी हटाओ और महंगाई, तो इसको ये घिसा पिटा मुद्दा कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात कह दिया, देश सुन ले कि इनको केवल धर्म पर ही चुनाव लड़ना है, और 2024 का चुनाव ये धर्म पर ही लड़ेंगे। शिक्षा पर नहीं लड़ेंगे, रोजगार पर नहीं लड़ेंगे, महंगाई पर नहीं लड़ेंगे, ये लड़ ही नहीं सकते हैं। तो अभी इन्होंने जो मन की बात युवा पर आ गई, बड़ी अच्छी बात है। तो ये बात, और तीसरी बात, जो आज हम लोग घंटों खड़े थे, भारत जोड़ो यात्रा का कंक्लूजन आज शेरे कश्मीर में था, और लगभग आधे लोग बीमार पड़ गए हैं।
4 घंटे 5 घंटे भारी बर्फ पड़ रही थी, गाड़ियां चल नहीं सकती थी, फिर भी लोग आज समापन हुआ, कितना न कोई ट्रैफिक का आना। इस कश्मीर में जो स्वागत राहुल जी का जम्मू में हुआ है ये सोचा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम तो जनता को जोड़ने के लिए चले हुए हैं, उसको जोड़ेंगे। अब एक बात है कि पहले जब यात्रा शुरू किया राहुल जी ने कहा अच्छा हम देखेंगे, टी शर्ट पर उतर आए थे, जूता पर उतर आए थे, फिर एक खाने पर उतर आए थे। अरे किस नीचे लेवल पर गए। मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत इतिहास चाइना का भी पढ़ा हूँ, माओ से तुंग का लॉन्ग मार्च है या गांधी जी का 1942 का यात्रा है, लेकिन ऐसी यात्रा दुनिया में कभी नहीं होंगी। मैं सलाम करता हूं राहुल गांधी को। यह नहीं कि मेरे नेता है, अगर विपक्ष में भी रहता तो भी मैं कह देता यस किया है काम। ये अपने लिए कहा राहुल गांधी जी को इतना ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, जनता के लिए उन्होंने किया है, आम लोगों के लिए उन्होंने किया। आपका ऑडियो नहीं कनेक्टेड था। वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ऐसी यात्रा भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी नहीं हुई? ये दावा है उदित राज जी का, आप क्या कहेंगे? और दूसरा मेरा सवाल, क्या राहुल गांधी ने अपनी जो उनकी छवि होती थी रिलक्टेंट कि आएंगे, एक मुद्दा उठाएंगे, चले जाएंगे, जो आप लोगों का सबसे प्यारा नैरेटिव था, उसको तोड़ दिया है? देखिए चौरसिया जी, हमारा नजरिया दूसरा है देखने का। राहुल की एक छवि का नहीं है सवाल, रिलक्टेंट वाले का। उनकी तो बहुत सी छवियां ऐसी खराब है। पार्लियामेंट में जबरदस्ती गले पड़ जाना, पार्लियामेंट में आंख मारना, फिर वहां लंदन में ईवीएम पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, फिर चाइना से फंड ले लेना। मतलब कितनी छवियां आप गिनाएंगे? एक छवि हो तो चलो आदमी सुधर जाएंगे। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत कहीं से टूट गया है? देखो, हम अक्सर पूछेंगे, सही बात बताएंगे, सही बात पूछेंगे, भारत किसने तोड़ दिया, कहां से तोड़ दिया, पिछले 9 सालों में बताइए कौन सा हिस्सा टूट गया, बताइए जब। कोई जवाब नहीं है। यात्रा करने को स्वतंत्र है, इनकी पार्टी की क्या पोजीशन थी उसको लिफ्ट अप करना है इन्होंने, और अपने आप को राहुल गांधी को पॉलिटिकली सेटल करना है। जबकि 2004 में ये आए थे राहुल गांधी जी, और 18 साल हो गए। अगर अभी तक पॉलिटिकल मैच्योर नहीं हुए हैं तो यात्रा से क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है। देखिए, फिर दूसरा, जनता से छलावा कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, जनता से क्या छलावा कर रहे हैं? जब यात्रा इन्होंने शुरू किया, ना नॉन पॉलिटिकल है, हमें कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और फिर अब शुरू कर दिया कि नहीं, हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो सत्ता के लिए करेंगे, हम तो मोदी को हटाएंगे। अच्छा, फिर दूसरी तरफ देखिए, इलेक्शन 22 पार्टियों को बुलाया, 2-3 आए, कोई आके राजी नहीं है। तो कैसे, मतलब यात्रा से क्या फर्क पड़ने वाला? नंबर 1। नंबर 2, भीड़ क्या वोट में कन्वर्ट होगा? ठीक है, क्या वोट मिलेंगे? विजन चाहिए, विजन तो अभी तक आया नहीं इनका। ठीक है, और विजन वैलिड पॉइंट। इसी सवाल से मैं बहस को आगे ले जाऊंगा और सीधे जनता दल यूनाइटेड के पास चलता हूं। आपको तो पता है ना सर, नीतीश जी ने कह दिया, वो कसम खा ली, अब मैं बीजेपी से समझौता नहीं करूंगा। यहां तक कह दिया कि मतलब मैं मर जाऊं तो भी नहीं करूंगा बीजेपी से समझौता। यहां तक की बात नीतीश कुमार जी ने कर दी है। तो जाना तो आपको एंटी मोदी कैंप में ही है। तो फिर ये राहुल की यात्रा से दूरी क्यों? क्योंकि गिने चुने ऑप्शन है आपके पास, एक ही ऑप्शन बचा है, या तो कांग्रेस और बाकी लोगों से लाइन कर जाइए या बीजेपी के साथ चले जाइए। वो रास्ता आपके लिए मोटे तौर पर अब बंद है बीजेपी के साथ जाने वाला। तो राहुल की यात्रा से ये दूरी क्यों? बताइए मुझे, समझाइए इसको राजीव जी। दीपक जी, सबसे पहले तो जनता दल यूनाइटेड को लेकर के आपके इतने महान विचार हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट नहीं, मैंने क्या गलत बोला? देखिए, दुनिया, मैंने तो सिर्फ बोला कि आपके पास नहीं, मैंने आपकी तारीफ की है। नहीं सर, तारीफ और उलाहना, नहीं, मैंने आपकी तारीफ मैं भी समझता हूँ राजीव भाई। लंबे समय के बाद, नहीं, लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बधाई आपको आपकी नई पारी के लिए। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात क्या है, आज पहले मैं श्रीनगर की रैली पर बात करूंगा। ये कांग्रेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। राहुल गांधी के
दूसरे अवतार को लोगों ने देखा है। जो लोग राहुल गांधी को बहुत हल्के में ले रहे थे, देश के अनेक भूभागों से होकर के इस रैली ने अनेक प्रदेशों को छुआ। सभी जगह लाखों लोग जुड़े, अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग धर्मों के धर्मावलंबी, और उन्होंने एकजुटता राहुल गांधी जी के साथ जाहिर की। सवाल यह है कि कल तक विकल्पहीनता की स्थिति थी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी और विपक्षी एका का वातावरण पूरे देश में बनने लगा। राहुल गांधी जी ने इसे एक निर्णायक पड़ाव पर पहुंचाने का काम किया है। और आज जो लोग आए, जो लोग नहीं आए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अभी चुनाव में 1.5 साल का वक्त बाकी है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात अगर आप सुन लें या उनके आरएसएस और उनके समर्थक संगठनों की बात सुन लें, तो जैसी बदहवासी दिख रही है, एकदम रटे रटाए आरोप, मेधा पाटकर विकास विरोधी। मैं तो समझ नहीं पाया कि पर्यावरण की जिसको समझ होगी वो मेधा पाटकर को विकास विरोधी कैसे कहेगा। विकास और पर्यावरण का संतुलन सब बात मान ली। हम एक व्यक्ति के लिए बहुत वक्त है हमारे पास। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। अगर राहुल गांधी के लिए ये टर्निंग पॉइंट है, कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो भाई इस इतिहास का तो आपकी पार्टी को भी गवाह बनना था। खाली राजीव रंजन को ही भेज देते, अगर नीतीश कुमार जी नहीं आ पाते तो लल्लन सिंह को भेज देते, किसी और को भेज देते। इस इतिहास का तो आपको भी गवाह बनना चाहिए था ना, आप क्यों नहीं गवाह बने? देखिए, हम इस यात्रा के साथ पहले दिन से हैं। नीतीश कुमार जी ने यात्रा को लेकर के शुभकामनाएं दी और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड स्टूडियो में बोल रहा हूं। मैंने कहा ये कांग्रेस के लिए तो टर्निंग पॉइंट है ही है, ये देश के लिए भी एक असाधारण दौर की शुरुआत हो गई। विकल्पहीनता के स्थान पर अब मुद्दों के साथ नेतृत्व भी धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाएगा। तो वो नेतृत्व नीतीश जी का है, राहुल जी का? के जरिए भी नीतीश जी का होगा या राहुल जी का? चुनौतियों को हम अवसर में बदलेंगे। देखिए, राहुल जी के नाम का जब विचार आया था, नीतीश कुमार जी ने तो कहा कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। जहां तक उनका प्रश्न है, उन्होंने बार बार कहा वो इस स्पर्धा के बाहर हैं, वो खुद को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नहीं मानते हैं। पार्टी ने बाजाप्ता आधिकारिक तौर पर एक पॉलिटिकल रिजोल्यूशन के जरिए ये क्लियर कर दिया। इसलिए हम विपक्षी एकता के पक्षधर हैं। ठीक है, सभी की सहमति बने और निसंदेह जिस पर भी सहमति बने उसके नेतृत्व में मुद्दे काफी असरदायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात प्रतिकूल होने जा रहे हैं, वातावरण उनके खिलाफ बन रहा है। ठीक है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली जी मेरे साथ हैं, आरएसएस के विचारक और प्रोफेसर संगीत रागी जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के नेता उदित राज जी मेरे साथ हैं, जेडीयू के राजीव रंजन जी मेरे साथ हैं, एलजेपी की तरफ से मेरे साथ AK वाजपेयी जी हैं, साथ ही साथ डॉक्टर अजीज खान SP से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अजीज खान मेरे साथ SP से जुड़े हुए हैं। सीधे मैं राजीव जेटली जी के पास चलता हूं। राजीव जेटली जी, इस यात्रा में एक बात राहुल ने बार बार जोर देकर बोली, राहुल गांधी जी ने, वो ये कहा कि भाई बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्या आपने ऐसा कुछ किया था? अरे राहुल गांधी जी को दीपक भाई 1 रुपया भी खर्च नहीं करने की जरूरत पड़ती। मेरी राय मान लें। सबसे पहले तो वो निकालते माफी मांगो यात्रा और दूसरी यात्रा निकालते मुझे स्वीकारो यात्रा, क्योंकि हमने तो स्वीकार करना नहीं है, देश की जनता ने भी स्वीकार नहीं करना। वो स्वीकार करना है तो इनके अलायंस पार्टनर ने करना है, उन पार्टियों ने करना है, रीजनल पार्टियों ने, जो इनके साथ कहीं ना कहीं कहते हैं हमारे जो विचार मिलते हैं और हम विचारों के आधार पर एक दूसरे के साथ है, लेकिन वो इनके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो दो यात्रा निकाल देते तो हो सकता है, क्योंकि इस देश का जो दिल है ना, लोगों का दिल है वो बहुत नरम है, वो जल्दी भूल जाते हैं वो चीजों को, और वो माफी भी बहुत आसानी से दे देते हैं। अगर ये माफी मांग ली होती, भारत जोड़ो यात्रा का नाम ना देते तो उसको ज्यादा फायदा होता। फिर भी ये कांग्रेस का प्रेरोगेटिव है, उनके बीच में स्ट्रेटेजीज बैठे हैं, वो निर्धारित करते होंगे। दूसरी बात, अभी रंजन जी ने कहा कि सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है। अरे जिस कश्मीर के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे ना, उससे थोड़ी दूरी के आगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो वहां के बुद्धिजीवी हैं वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे और वो कह रहे थे, जिनका नाम है सज्जाद रजा और दूसरे जो उनके यहां आबिद मांगरे,
वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि कहीं अगर हमें भी मौका मिले भारत के साथ वोट करने का तो हम भी अपना वोट भारत के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो कश्मीर है वहां बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, बड़ा विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, बिजली आ रही है, हम लोग पिछड़ गए हैं, हम भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। तो आप सोचिए हमारे देश के अंदर खड़े होकर के, और वो भी उस प्रदेश के अंदर जो प्रदेश भारत का अभिन्न अंग 5 अगस्त 2019 को बना, जब हमने वहां से धारा 370 हटाई, उस प्रदेश में खड़े होकर के ये जोड़ने की बात कर रहे थे। अरे टूटा हुआ था, जोड़ तो हम चुके हैं, जोड़ तो हमने दिया है। और देखिए आपसे बेहतर तो वो दूसरे जो लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं कश्मीर वाले, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उनकी भावनाओं को तो देखिए। आपसे ज्यादा ईमानदारी तो वो दिखा रहे हैं भारत के प्रति। आप इसे जुड़े हुए देश को टूटा हुआ बताने की कोशिश कर रहे हो। राहुल गांधी जी खुद कह चुके हैं कि मैं जहां जहां से निकला मुझे प्रेम नजर आया। अरे भाई आप एक तरफ कहते हैं मुझे प्रेम नजर आया, लोग आपस में मिलकर के रहते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ने के लिए निकला हूं। तीसरी तरफ उन लोगों को साथ लेकर के चलते हैं जो खुलेआम कहते हैं भारत के टुकड़े होने चाहिए। ठीक है, जो खुलेआम कहते हैं भारत के टुकड़े होने चाहिए। अपना एजेंडा तो क्लियर कर दीजिए कम से। ठीक है, मैं सीधे आता हूं अब उदित राज जी के पास। उदित राज जी, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए जो राजीव जेटली जी कह रहे हैं, और एक सवाल बीजेपी ने उठाया है कि आज राहुल जी और प्रियंका जी वहां पर बर्फ खेल रहे थे, कश्मीर के अंदर लाल चौक पर कोई झंडा फहरा दे, या कोई कश्मीर के अंदर जाकर इतना बड़ा सिक्योरिटी वाला आदमी, यानी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी वाला आदमी ऐसे संवेदनशील जगह पर जाकर इतने आसानी से अपनी यात्रा का समापन कर दे, इसके लिए क्या बीजेपी या एनडीए सरकार को थैंक यू बोलेंगे कि भाई कश्मीर के हालात सुधर गए? देखिए ऐसा है कि एक बार मोदी जी और अमित शाह जी यात्रा निकाल के देख लें तो पता लगेगा। 370 जब हटाया था तो इन्होंने कहा आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, और नकली नोट और तमाम सारी चीज़ें, और घटनाएं क्या कम हुई हैं? क्या सीआरपीएफ की क्या कम हत्याएं हुई हैं? सिविलियन की कम हत्याएं हुई हैं? और 370 हटने के बाद यहाँ मैं व्यक्तिगत तौर से मैं अपना कह रहा हूँ कि खास तौर से जो पिछड़े हैं दलित हैं, जम्मू से लेकर उनका उत्पीड़न बहुत बढ़ा है। तो 370 हटाने के बाद ये तो आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं उदित राज जी। 370 के पहले तो दलितों के पास कोई अधिकार ही नहीं था वहां पर। इस पर मैं आपको टोकूंगा। निकाल ले मोदी जी, अमित शाह निकाल दे, अगर अमन चैन हुआ तो आ जाए ना भाई। ना मैं आपसे कह रहा हूँ दलितों के उत्पीड़न की जो आपने बात कही, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 370 के रहते हुए तो दलितों के पास कोई अधिकार थे ही नहीं। तो हम मान लेंगे इनको। मेरी बात नहीं सुन रहे अब आप। नहीं, मैं अभी ये कह रहा हूँ, दीपक जी कह रहा है 370 धारा हटने के बाद ही ये कर पाए। मोदी जी आकर के यात्रा निकाल के दिखा दें। चलिए, मैंने वो चैलेंज स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे बीजेपी की मर्जी है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है, पिछड़ों का उत्पीड़न बढ़ा है। 370 के रहते हुए तो दलितों के पास कोई अधिकार था ही नहीं कश्मीर के अंदर। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, देश भी जानता है। देखिए, नहीं दुष्प्रचार है। 400 घर थे, वो बाहर से लाए गए थे, महाराजा हरि सिंह के खानदान वाले। वो 400 लोगों के अलावा 400 पूरे जम्मू एंड कश्मीर के दलित नहीं होते। इतना ये दुष्प्रचार करते हैं, बल्कि 422 या 32 कुछ ऐसे मकान थे बस, और बाकी को आरक्षण इतना अच्छा मिला है। जम्मू में ही दलित ज्यादातर हैं, इतने खुशहाल है, सबको जमीन मिला। अभी आप कह रहे हैं उन पे अत्याचार हो रहा है, अभी आप कह रहे हैं खुशहाल है भारत में। अरे सुन तो लीजिए, ये जो से फारूक के शेख के जो पिता थे, कांग्रेस जमीन का बंटवारा यहाँ पर इतना अच्छा हुआ है कि दलित अब ज्यादा प्रताड़ित महसूस कर रहा। 370 का 422 घरों का उदाहरण दे करके इन्होंने पूरा देश को गुमराह किया। मैं तो भाई यहाँ हमारी यूनिट है कर्मचारियों अधिकारियों का, मैं तो एक जर्रा जानता हूँ एम्प्लॉइज अधिकारी से। अब त्राई चिल्ला रहे हैं कि यूपी बिहार राजीव जी कितनी हकीकत है, फिर मैं संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। इसी सवाल का दूसरा पॉइंट ये उनका कहना है।
तो ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि कहा ही नहीं जा डॉक्टर साहब सकता। जवाब सुन लीजिए। अरे उदित राज जी इतनी भी नीचे ना गिरे राजनीति करने में दलित की, कि वो दलित जहां कश्मीर में बैठ करके देख रहा होगा बोलेंगे हमारी ठेकेदारी इन्होंने ले ली और हमारे अधिकार जो हमें मिले थे वो भी छिनवाना चाहते हैं। मतलब आपको दलित के अधिकार मिल गए तो आपकी राजनीति कैसे चलेगी उदित राज जी? आपकी तो राजनीति इस बात से चलेगी ना। तो ऐसा मत करिए। ये देश नहीं, दुनिया के अंदर चैनल देखा जाता है, ये जी न्यूज दुनिया के अंदर देखा जाता है और कश्मीर के अंदर भी देखे जा रहा होगा। दलित को जो अधिकार नहीं मिले थे, दलित को रिजर्वेशन नहीं था, दलित को नौकरी नहीं थी, दलित वहां पर किसी भी तरीके से अपने आप को कश्मीरी नहीं मानता था, कश्मीरियत का हिस्सा नहीं था। अगर वो हमने दिया तो आपके जिसे कहते हैं धंधे पे चोट लगी, आपके धंधे पे चोट लगी होगी, लेकिन उनका धंधा तो चल गया, उनको तो उनके अधिकार मिल गए, वो तो आज सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आप ऐसा मत करिए। मैं कहता हूं आप ठीक है, अपने कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको भी अपनी जगह बनानी है और आपकी एक अलग से राजनीति है, लेकिन जो दीपक चौरसिया जी ने आपसे प्रश्न पूछा था उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। अरे हमने तो बहन को, बच्चियों को, महिलाओं को वहां अधिकार दिए हैं, हमने तो हर उस व्यक्ति को अधिकार दिया। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो कश्मीर के अंदर पढ़ने नहीं जाते थे बच्चे, पूरे देश के बच्चे कश्मीर में पोस्ट ग्रेजुएशन। चलिए इस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। आज विशुद्ध पॉलिटिकल बात है, इसलिए मैं संगीत रागी जी से जानना चाहता हूं। संगीत रागी जी, चल लिए, परसेप्शन बदला, क्या वोट मिल पाएंगे? देखिए दीपक जी, बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर्स का कहना है कि यात्रा जो है वो 150 दिन तक न्यूज़ में रहेगी, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ उन्हें नहीं मिलने वाला है। जब वो लाल चौक से पर तिरंगा लहरा रहे थे तो उनको याद आना चाहिए कि 1991 में मुरली मनोहर जोशी जब एकता यात्रा निकाल कर गए और उस समय आज के प्रधानमंत्री उस एकता यात्रा का एक ढंग से पूरा मैनेजमेंट वही देख रहे थे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को प्रमोद महाजन जी देख रहे थे। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस कहती थी कि वहां पर मत जाइए, आपकी सिक्योरिटी को खतरा है। बाद में एक प्लान ये भी हुआ कि उनको एयरलिफ्ट करके लाल चौक पर ले जाया जाए, एक सांकेतिक तौर पर झंडा फहराया जाए आर्मी के पूरा निगरानी में और फिर उनको एयरलिफ्ट करके लेकर आया। आज राहुल गांधी यदि इतनी स्वच्छंदता से यदि फहरा सकें तो इसका कारण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 370 को खत्म कर दिया और लाल चौक पर एक नहीं हजारों हजार तिरंगा लहराते हुए आज मिल जा रहे हैं। तो उनको ये धन्यवाद देना चाहिए कि उनके पुरखों ने, उनके नाना जी ने 370 स्थापित करके जो बहुत बड़ी भूल की थी, जो बार बार कहा जाता था कि भारत और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में 370 एक रोड़ा है, उसे खत्म करके भारत जोड़ने का काम किया है। एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। देखिए राहुल गांधी की यात्रा, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो एक एनजीओ ब्रिगेड इस देश में काम कर रहा था, वो एनजीओ ब्रिगेड वामपंथी, इस्लामिस्ट, इन सारे लोगों के मन से निकाली हुई एक यात्रा थी और वही इसके साथ साथ चल रहे थे। इस यात्रा में कोई आम आदमी जुड़ा हो, मुझे ऐसा नहीं दिखता है। और आने वाले दिनों में भी जहां तक उनके लीडरशिप का सवाल है, वो तो उनको पैतृक संपत्ति के रूप में मिल चुका है। वो चाहे हो या ना हो, वो यात्रा निकालते या नहीं निकालते, वो तो प्रिंस के तौर पर पहले से भी मनमोहन सिंह की वो धत्ता कर देते थे, कैबिनेट नोट फाड़ देते थे, तो वो अधिकार तो उनके पास पहले से था। तो मुझे नहीं लगता है इस यात्रा से उनको कोई बहुत बड़ा गेन हुआ है। मैं सीधे डॉक्टर अजीज खान के पास चलता हूं। डॉक्टर साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, इस बात के लिए तो कम से कम इस सरकार को धन्यवाद देंगे ना कि आज राहुल गांधी जी बेरोक-टोक आराम से श्रीनगर में घूम रहे थे। अनुराग ठाकुर ने जैसा कहा कि बर्फ से राहुल जी और प्रियंका जी खेल रहे थे, और उसके अलावा जो है इतनी स्वच्छंदता से श्रीनगर में घूम के एक पॉलिटिकल रैली कर देना, आज से कुछ साल पहले इसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच पाता। नहीं दीपक जी, आप ठीक कह रहे हैं। भाई वहां कश्मीरी ब्राह्मण कितनी सुकून से रह रहा है, देख रहे हैं आप कैसे टारगेट किलिंग हो रहा है। उनको इन्होंने बाकायदा स्थापित भी कर दिया, उनको जगह भी दे दिया, उनको आवास भी दे दिया। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराय नहीं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे साहब दलित को नौकरी मिल गई, पूरे देश में दलित को नौकरी नहीं मिली, पिछड़े जाति को कश्मीर में मिल गई। अब ये बता रहे हैं
नेशनल टेलीविजन पे बता रहे दलित को नौकरी मिल गई, वहां पे सब तमाम कम से कम अधिकार तो मिल गया ना। अरे सर सुनिए ना, सवाल अधिकार का नहीं है, आप दे क्या रहे हैं? सवाल अधिकार का नहीं है, आपने दिया क्या? प्रैक्टिकली फिजिकली क्या दिया? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के अलावा क्या दिया है? आज लोग तराई लोगों में मची हुई है, आज बेरोजगार चौराहों पे है, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो कन्याकुमारी का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है, सिर्फ इन्होंने बातें किया है। सर ये सब बातें आप 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में खूब जोर जोर से बोल चुके हैं, यही सब बातें। सर बोलने की बात नहीं है, ये तो हम हमेशा बोलेंगे, ये मेरा अधिकार है क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है। और वोट सर आप बोले हो तो ठीक है, लेकिन लोगों को जो वोट दे रहा है उसको सुनना भी तो चाहिए, सुन के बटन भी दबाना चाहिए आपके फेवर में। अरे सुनिए सर, बटन दब गया, वोट ले लिया, सत्ता में आ गए, इसका मतलब ये इनका ऐसा नहीं कांट की हाड़ी बार बार चढ़ती है, वक्त बदलेगा। अरे सर 2 बार तो चढ़ गई है। अब अजीत साहब, जनता जागरूक हो गई है। देखिए देश की जनता को कहीं ना कहीं बड़े बड़े लॉलीपॉप दिखा करके उन्होंने वोट ले लिया, क्या बार बार ऐसा होगा? सर 2 बार यूपी में चढ़ गई, 2 बार दिल्ली में चढ़ गई। दीपक जी, मैं राजीव जेटली जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर राजीव, दीपक जी एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। दीपक जी एक छोटी टिप्पणी, चलिए 10 सेकंड। देखिए दीपक जी, मान लेते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम मुद्दे हैं, ये सारे सवाल आपने उठाए ना, लेकिन जनता इसके बावजूद भी यदि आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और नरेंद्र मोदी का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो नीचे नहीं आता है, इसका मतलब आपका है कि आपको जनता निकम्मा मानती है, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब है। आप मान लीजिए, आप इस देश में एक भी नेता नहीं है जिसका कद, संस्कार और चरित्र नरेंद्र मोदी के बराबर हो। अच्छा राजीव रंजन जी, क्या देश में कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसका कद, संस्कार नरेंद्र मोदी जी के बराबर हो, देश के प्रधानमंत्री के बराबर? राजीव जी क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ को पहली बार एक लंबे अंतराल के बाद मैंने आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी का स्मरण करते देखा, तो कम से कम राहुल गांधी जी की वजह से इन्हें अपने भूले बिसरे नायकों की याद तो आ गई। नहीं तो मोदी जी का जो आतंक है, ये नाम तो कोई ले भी नहीं पाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करनी है तो ये नाम तो आप ले भी नहीं पाएंगे। देखिए मुझे ऐसा लगता है, जितनी लंबी चौड़ी बातें करें, मुद्दे कभी गौण नहीं होते हैं। जब कई वजहों से मतों का विभाजन होता है, कोई विकल्प का कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं होता है, या सामूहिक नेतृत्व तो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, उसका लाभ आपको मिल जाए, तो इसका ये अर्थ कभी नहीं है कि उन मुद्दों को लेकर के जनता गंभीर नहीं होगी। ठीक है, मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं, और जो लोग राहुल गांधी की यात्रा को एनजीओ की भीड़ बता रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि आईसीएचआर से लेकर आईसीसीआर तक का सेफ्रनाइजेशन करने के बाद आज हिंदुस्तान का मानस अगर वो नहीं बदल पाए हैं, प्रेस की आजादी और न्यायपालिका के पर कतरने के बाद भी लोग आज अगर राहुल गांधी या विपक्ष के नेताओं के साथ जाने के लिए तैयार हैं, 6-8 महीने पहले तो ये निश्चित तौर पर 6-8 महीने पहले तक आप इसी चीज के कसीदे आप पढ़ते थे। मेरा आर्काइव में चले जाइए, सुन लीजिए। नहीं, दीपक चौरसिया जी, अगर आप मुझे जानते हैं वर्षों से, तो मैं एनडीए में रहने के बाद भी इनके कोर एजेंडे के खिलाफ मैं लगातार इनके कोर नहीं कसीदे पढ़ना तो आप जानते हैं। तो आप इतना जरूर याद कर लीजिए कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के धर्म और नफरत की राजनीति के खिलाफ हर बार आवाज उठाई जब मैं एनडीए में भी था। 370 का हटाना समय भी मैंने कई डिबेट रागी जी 1 पॉइंट एजेंडा मत बनाइए। और एक सीधे मैं राजीव जेटली जी के पास चलता हूँ। राजीव जेटली जी, आपने सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिए। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी जी इस सिचुएशन के बाद वोट भी पा जाते हैं तो क्या आपको आश्चर्य होगा? कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उन्होंने इतनी मेहनत की है तो उसका कुछ फल तो उनको मिलना चाहिए। क्या मिल सकता है?
देखिए, हम तो राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं देंगे। हम उनका बुरा नहीं सोचते। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अगर परिपक्व हो रहे हैं, राहुल गांधी जी का नेतृत्व अपनी ही पार्टी के अंदर स्वीकार्य हो रहा है, तो ये होना चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम भी चाहते हैं कोई राष्ट्रीय पार्टी हमारे सामने खड़ी हो, एक मैच्योर व्यक्ति कम से कम अच्छे मुद्दे उठा सके। तो हम तो शुभकामनाएं देना चाहेंगे। अभी भी वो मैच्योर हो चुके हैं अगर कांग्रेस की नजर में, तो एक अच्छे मुद्दे उठाएं। और क्योंकि इतनी बुरी तरह से अगर विपक्ष को बिखरा हुआ है या खत्म हो चुका है, तो इस देश की जनता या हमें हमारे किए हुए कार्यों को और बेहतर कैसे करना है, कम से कम ये सुझाव तो हमें विपक्षियों से भी चाहिए होता है। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी पहले अपनी पार्टी के अंदर अपनी स्वीकार्यता ग्रहण कर लें, उसके बाद वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरफ जाए, क्योंकि ये लड़ाई कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं है। ये लड़ाई अभी इनकी आपस की चल रही है। ये आपस में ही अपनी एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, कद के हिसाब से बता रहे हैं कि मैं आपसे बड़ा हूं या मैं आपसे छोटा हूं। पहले ये निर्धारित कर ले सब राजनीतिक पार्टियां कि कौन इनमें बड़ा है, कौन इनमें छोटा है। जब ये निर्धारित हो जाएगा, हो सकता है उसके बाद कोई अच्छे मुद्दे उठा पाएंगे जनता के। हम भी चाहते हैं राहुल गांधी जी एक अच्छी बात करें, राहुल गांधी जी आए, उनकी बात का मजाक ना बनाया जाए। राहुल गांधी जी को हर बार, जैसे आपने शुरुआत करी थी कि आप पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से अब उनको परमानेंट पॉलिटिक्स में ला सकते हैं, ये आपकी चर्चा का विषय था। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स ना करते हुए मैच्योर राजनीति करेंगे, तो इससे फायदा कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 30 साल बाद मिलेगा, कभी तो मिलेगा ना उनको फायदा। तो उस फायदे के लिए आगे की अगर उनकी जो आगे की रणनीति रहेगी वो मैच्योरिटी के साथ आएगी, तो नो डाउट हम तो कहेंगे हमारे को भी एक अच्छा विपक्ष चाहिए। मैं यहीं पर, विपक्ष विहीन देश अच्छा नहीं लगता है। मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही है। राहुल गांधी 2.0, ठीक है, माना कि उन्होंने जो है अपनी एक नई इबारत लिखने की कोशिश की, माना उन्होंने अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़े दो सवाल, क्या उनको इसके बाद वोट मिलेंगे? क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव जीतना भी महत्वपूर्ण होता है, और सबसे महत्वपूर्ण होता है, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, क्या 134 दिन के बाद या 135 दिन अगर हम जोड़ लें, तो उसके बाद वो नया विमर्श देश को दे पाए? सोचिएगा जरूर इस बात पर। श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई। इस यात्रा के लिए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश भी की, और इसके जरिए देश भर में कांग्रेस की सूखी पड़ी सियासी जमीन को हरा भरा करने का भी प्रयास किया। इसी कोशिश में राहुल गांधी ने आज श्रीनगर में 23 दलों को बुलाया था, लेकिन यात्रा के समापन समारोह में बुलाए गए 23 राजनीतिक दलों में से आधे दल भी नहीं पहुंचे। आखिर क्यों? इसके मायने क्या है? सोचिएगा जरूर ये भी कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जितनी भीड़ जुटाई, क्या ये भीड़ 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट में बदल पाएगी? ये भी जरूर सोचेगा कि 2024 के चुनाव से पहले ही विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन पाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल कि बिना एकजुटता क्या विपक्ष मिशन 2024 में कामयाब हो पाएगा? कसम संविधान की मैं आज के लिए बस इतना ही।